गुड मॉर्निंग डियर ऑल स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से डेली न्यूज एनालिसिस में। आज बात करने वाले दोस्तों हम 11 जुलाई के समसामयिक विषयों के ऊपर। कौन कौन से महत्वपूर्ण खबरें हैं आज के द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से। सबसे पहले है कैदियों के साथ जो जाति आधारित भेदभाव होता है उसकी व्याख्या करने वाले। भारत और रूस का 22वां वार्षिक शिखर सम्मेलन और 132वां आईएमओ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की जो मीटिंग, भारत उसमें भाग ले रहा है और क्या चिंता के विषय हैं समझने की कोशिश करेंगे। वित्तीय समावेशन सूचकांक फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स आरबीआई के द्वारा जारी की गई है, क्या आंकड़े हैं और क्या प्रश्न बन सकते हैं, आइए इसकी चर्चा शुरू करते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है बारकोड, इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कर सकते हैं ताकि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर पाए जहां आपको इस क्लास की पीडीएफ और अध्ययन सामग्री मिलने वाली है। दोस्तों, आप टेलीग्राम पे ये नाम भी सर्च कर सकते हैं, जगदीश जांगड़ सर पीडब्ल्यू। इस नाम को भी सर्च करेंगे तो भी आपको ग्रुप की एक्सेस मिल जाएगी। सबसे पहला आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक मामला चल रहा है और अपना फैसला, अपना वर्डिक्ट जो है उन्होंने रिजर्व किया है। काफी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन या जाति आधारित भेदभाव कैदियों के साथ में भारत में अन्य अन्य राज्यों में जेलों में जो लोग बंद है उनके साथ में देखने को मिल रहा है। अतएव लास्ट में जाते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा है कि गृह मंत्रालय को अन्य राज्यों के साथ में मिलकर के जेल मैनुअल जो है उसमें संशोधन करना चाहिए। और जो जेल मैनुअल क्या है, रूल बुक है और इस रूल बुक के अनुसार ही जेल के अंदर की सारी गतिविधियां, सारे कार्यक्रम क्रियान्वित होते हैं। तो जेल मैनुअल में चेंज करने की बात कर रही है। क्यों? क्योंकि काफी बार कैदियों के साथ जातिगत भेदभाव होते हैं और जो ये प्रथाएं बेसिकली चल रही हैं उन्हें समाप्त करने का समय आ चुका है। आपको पता होना चाहिए कि पूरे भारत देश में 4,78,000 के आसपास जेल में कैदी आज की तारीख में बंद है। उनमें से दोस्तों लगभग 2/3, 65%, 3.25 लाख के करीब जो कैदी है वो एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग से आते हैं। ये किसका डेटा है? ये डेटा है एनसीआरबी का, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की तरफ से यह डेटा आता है दोस्तों। अब इसके बीच में क्या कहा गया है कि सर जो जेल में लोग बंद होते हैं उनमें अलग अलग जाति के लोगों को अलग अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है। जैसे मेहतर है तो उसे शौचालय में लगा दिया, ब्राह्मण है तो उसे रसोई में लगा दिया, कई बार जैसे थेवर और नादर है आपके पास में, है ना, पल्लर है, तो इनको अलग अलग जो है कार्यों का विभाजन उनकी जातीय आधार के ऊपर कर दिया जाता है। और यही चीज हम जेल के बाहर अगर समाज में कहने की कोशिश करें, जहां पे हम रह रहे हैं मुख्य धारा में, अगर यहाँ पे करने की कोशिश की जाएगी शायद यह क्राइम के रूप में माना जा सकता है, पर यही चीज जेल में हो रही है। अब वो क्रिमिनल्स के साथ में आप क्राइम कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, उसका क्या? वेस्ट बंगाल में भी मेहर जाति या फिर हरी जाति है, चांडाल है या अन्य जातियों को झाड़ू लगाने का काम दे दिया जाता है। व्हाई दिस डिस्क्रिमिनेशन? यहाँ पे काफी सारी चीजों में चेंज करने की आवश्यकता है। जिस जेल मैनुअल को बदलने की कोशिश की जा रही है वह जेल मैनुअल वर्ष 2003 के, आज से 2 दशक पहले के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करती है। इसी के अनुसार जेल की सुरक्षा, जेल का अनुशासन और सारे इंस्टीट्यूशनल प्रोग्राम जो हैं उनको क्लासिफाई किया जाता है। सारे गाइडलाइन इसी के माध्यम से जेल के अंतर्गत क्रियान्वित किए जाते हैं। आज सोशियो इकोनॉमिक जो चेंजेस हैं, जो सिचुएशंस हैं, आज कास्ट और क्लास के आधार पे जो वर्गीकरण किया जाता है, तो ऑब्वियसली जेल मैनुअल तो इन सारी चीजों के खिलाफ है कि जातिगत कोई विभेद नहीं होना चाहिए, क्लास या कास्ट बेस्ड कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, पर आप तो कर रहे हैं जेलों के अंदर ऐसा। सो एक पहले भी केस आया था, सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन, 1978 की बात है दोस्तों, आज से लगभग 40-50 वर्ष पहले। तो सर्वोच्च न्यायालय में उसमें निर्णय दिया और उसमें कहा कि केवल कैदी होने से कोई व्यक्ति के मौलिक अधिकार या समानता का कोड नहीं खो देता है ना। तो कैदियों के पास में भी क्या है? नैतिक अधिकार, अपने जो मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स तो है, उनके कौन से फंडामेंटल राइट्स कर्टेल कर दिए जाते हैं? राइट टू मूवमेंट, लिबर्टी, आर्टिकल 21 है ना, इसको थोड़ा कर्टेल कर दिया जाता है ना। वो दंड के स्वरूप करना भी पड़ता है ताकि उनका जीवन अनुशासित हो पाए। ठीक है। सो विभिन्न राज्यों के लिए अलग अलग, जैसे केंद्र सरकार ने बनाई है मॉडल जेल मैनुअल। अब उस मॉडल जेल मैनुअल को यूज करते हुए हर राज्य, क्योंकि जेल जो है वो क्या होता है, स्टेट सब्जेक्ट में आता है, जेल है, पुलिस है, ये क्या है दोस्तों, ये स्टेट सब्जेक्ट, ये राज्य का विषय है 7वीं अनुसूची 7th शेड्यूल के अंतर्गत। तो हर राज्य को, राजस्थान को अलग जो है प्रिविलेज है, तो राजस्थान सरकार अलग से खुद की जेल मैनुअल बनाती है।
आप तमिलनाडु चले जाइए, आप अन्य अन्य राज्यों में चले जाएंगे तो हर राज्य की क्या होने वाली, विभिन्न राज्यों के नियम पुस्तिकाएं, जेल मैनुअल उन्मुचित नियमों के कारण कई बार जो है अलग अलग होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे सरकार क्या करती है, क्योंकि उनको फ्री हैंड होता है, तो हर सरकार अपने यहाँ की जाति व्यवस्था या अपने यहाँ की रूढ़िवादिता को कहीं न कहीं औपचारिक तौर देते हुए यहाँ पे अनुचित नियम ले आती है। और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है इन अनुचित नियमों को जेल मैनुअल से हटाए, हाथों हाथ जो है हाई को अपने गृह मंत्रालय को कार्य करना चाहिए अन्य राज्य सरकारों के साथ मिलकर, ताकि जेल मैनुअल को सुधारा जा सके। आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारतीय जेलों में जो है जाति व्यवस्था अभी से मौजूद नहीं, बहुत पहले से मौजूद है, क्योंकि जेलों का प्रबंधन और प्रशासन जो है उसको नियंत्रित करने का भी अलग कानून है। तो जब हम अंग्रेजों के अधीन या औपनिवेशिक युग था भारत का, वहां से ही जेल अधिनियम या जेल एक्ट आता है। तो आज जो जेल एक्ट है जिसके माध्यम से जो जेलों का प्रशासन किया जाता है, वह 1894 1894 जेल एक्ट से आता है दोस्तों। यहाँ पे भी प्योरिटी, इम्प्योरिटी, इस थॉट प्रोसेस के माध्यम से जो है जेल मैनुअल को बनाया गया था। और सबसे ज्यादा जो मार्जिनलाइज्ड या वंचित जातियां थी, अक्सर उन्हें मैल ढोना, सफाई, झाड़ू ऐसी गतिविधियों में रखा जाता था। एंड दैट हैज टू बी, देखो अब आपके सामने जैसे ये देखने की कोशिश मिल रहा है, देखो यहाँ पे नडार्स रहेंगे, यहाँ पे थेवार्स रहेंगे, यहाँ पे दलित रहेंगे जो अंडर ट्रायल है, यहाँ पे दलित रहेंगे जो कन्विक्ट है। तो भाई ये इस तरीके से आपने जातिगत की विभाजन कर रखा है। ऐसा विभाजन किसी और देश में नहीं देखने को मिल रहा है। ये भारत ही है कि यहाँ पे समाज की मुख्य धारा में जेल के बाहर भी और जेल के अंदर भी जातिगत व्यवस्थाएं प्रिजन्स में देखने को मिल रही है, ऑफिशियली देखने को मिल रही है ना। अब इसके अलावा कई आपके पुनर्वास अधिनियम है, रिहेबिलिटेशन एक्ट है, उसके तहत तो यहाँ पे सीधा बोल दिया गया है कि भाई रोजगार के रूप में मेला ढोने पर प्रतिबंध ही है। और जब मेला ढोने पर प्रतिबंध कर दिया है आपके पास में, सीधा बोल दिया है कि बाहर कोई आदमी जो है मैनुअल स्कैवेंजिंग नहीं कर सकता। जेल के अंदर कर सकता है क्या? जेल भी तो भारत के अंदर ही आती है। और क्या उसके ऊपर भी वही कानून लागू होते हैं जो जेल के बाहर लागू होते हैं? बिल्कुल सर। सो भारतीय कानून जेलों में हाथ से मैला ढोने पर रोक नहीं लगा पाया अभी तक। 2013 में कानून तो बना दिया, जेल प्रशासन पर उसे कवर नहीं कर पाया। कई बार जेल मैनुअल सवर्ण हिंदुओं की बात करती है। सवर्ण कौन हुए? जो उच्च वर्ग है ना, जैसे ब्राह्मण व क्षत्रिय। तो इनकी स्थिति भी रक्षा करते, सुनिश्चित करने के लिए सभी कैदियों के लिए खाना पकाने और ले जाने का अधिकार सिर्फ सवर्णों को है। तो जो ब्राह्मण से, जो क्षत्रिय हैं, उनको जो है ये खाने की या फिर आपके पास जो प्योरिटी इम्प्योरिटी वाला जो प्रिंसिपल लगता है वो इन पे लगा दिया जाता है दोस्तों। ठीक है। फिर एक आती है मुल्ला समिति और मुल्ला कमेटी। इन्होंने कई सिफारिशें दी थी। इन्होंने सिफारिशें दी कि हमारी जेल प्रणाली जो है वो इंक्लूसिव हो, वो न्याय संगत होनी चाहिए, और हमारे कारागार के अंतर्गत जो है आपको क्या करना चाहिए, अलग अलग भारत की जेलों के अंतर्गत जो है हर राज्य से अधिकारी या जेल सुप्रिंटेंडेंट भर्ती किए जाते हैं। ऐसा नहीं, पूरे भारत में समान व्यवस्था स्थापित हो, इसलिए एक अखिल भारतीय सेवा होनी चाहिए ताकि कारागार में सुधार किया जा सके। तो जेल के लिए और करेक्शनल फैसिलिटीज के लिए, कारागार एंड करेक्शनल फैसिलिटीज को लेकर के, जैसे एक आईएएस और आईपीएस है ना, आईएफओएस है, वैसे ही एक अखिल भारतीय सेवा की स्थापना करनी चाहिए। तो ऑल इंडिया सर्विस स्थापना की रिकमेंडेशन किसने की थी कारागार और सुधार सेवा के लिए? यह की थी मुल्ला कमेटी ने दोस्तों। ठीक है ना, ये याद रखने की कोशिश करना है दोस्तों, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कमेंट करके बता सकते हैं क्या मेरे को कि अखिल भारतीय सेवा की स्थापना करने के लिए भारत की संसद के किस सदन के पास में एकाधिकार है, विशेष प्रिविलेज है ना, लोकसभा अथवा राज्यसभा? कहां पे रेजोल्यूशन लाना होगा कि आप यहाँ पे भारत में नई अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज स्टैब्लिश कर पाएंगे? यही नहीं दोस्तों, 2015 में तो हमने नेशनल मंडेला के जो नियमों के आधार पर गृह मंत्रालय द्वारा जारी मॉडल जेल मैनुअल 2016 को भी अपनाया था। ठीक है ना। काफी सारी चीजों को हमने चेंज करने की कोशिश की थी। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2015 में नेशनल मंडेला रूल्स को अपनाया था, और इन रूल्स और इन नियमों के आधार पर सभी कैदियों के लिए सम्मान होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। और हमने भी इसे अप्लाई था, गृह मंत्रालय ने इसी आधार पे मॉडल जेल मैनुअल 2016 को भी अपनाया था। तो उसका भी हवाला दिया जा सकता है आपके पास में। आगे बढ़े, अभी जो है रशिया और भारत की क्या हो रही है, एक वार्षिक शिखर सम्मेलन हो रहा है। कितनावा हो रहा है? 22वां वार्षिक शिखर सम्मेलन हो रहा है। मोदी जी और पुतिन दोनों मिलते हैं।
अच्छा, इनके बीच में ये कहा गया कि आज 2024 है, 2030 तक अगले 5 से 6 वर्षों में हम $100 बिलियन का ट्रेड करेंगे। भारत रूस से और रूस भारत से, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों कंट्रीज एक दूसरे से कितना करेंगे? $100 बिलियन का ट्रेड करने वाले हैं दोस्तों, है ना? तो भारत की ऑलरेडी क्या है, एक रणनीतिक साझेदारी है, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है रशिया के साथ में, वह और भी मजबूत होने वाली है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन क्या कहते हैं कि सर, हम भारत को बहुत ही ज्यादा वैल्यू करते हैं और इसीलिए उन्होंने वर्ष 2019 में रूस और भारत के बीच में एक स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात की थी, है ना? विशेष व विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी है दोनों। दोनों ही मैत्रीपूर्ण संबंध को बढ़ावा देने के लिए, असाधारण सेवाओं के लिए बेसिकली जो है, मोदी जी को क्या दिया गया? ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू एपेस्टल। ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू एपेस्टल रशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है दोस्तों। इसे वर्ष 1698 में स्थापित किया गया था ताकि उत्कृष्ट जो नागरिक सेवाएं दी गई हो या उत्कृष्ट सैन्य योग्यताएं हो, उसे अलंकृत किया जा सके, उसे सम्मानित किया जा सके। ये सम्मान की घोषणा कोविड से पहले मोदी जी को देने की हुई थी, है ना? और मोदी जी ये सम्मान पाने वाले चौथे गैर रशियन आदमी है ना। इनसे पहले भी अजरबैजान के कुछ नेता, कजाकिस्तान के नेता है आपके पास में, चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, उनको भी रशिया यह सम्मान नवाज चुका है। याद रखेंगे, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू एपस्टल, ठीक है? वहां का नागरिक व सैन्य योग्यता के लिए सम्मान है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जैसे हमारा भारत रत्न है वैसे। अच्छा, 22वां रशिया और भारत का जो ये शिखर सम्मेलन हुआ है, इसमें बड़ी बड़ी बात हुई है कि भाई हम अगले 5 वर्षों में $100 बिलियन की ट्रेड करने वाले हैं, है ना? और ये भी बताया गया आपके पास में कि जो अभी हमारा ट्रेड है, हम उसको लगभग आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, दोगुना करने की कोशिश करेंगे। और कई सारे आर्थिक सहयोग की बात करते हैं, जैसे मेक इन इंडिया के अंतर्गत कैसे हम रशियन वेपन्स को बना सकते हैं, कैसे रक्षा उपकरणों का रख रखाव भारत में ही किया जा सकता है, स्पेयर पार्ट्स हो, चाहे कोई भी नए प्रोडक्ट्स हो, किस प्रकार उसका हम जॉइंट वेंचर करके संयुक्त विनिर्माण कर सकते हैं। तो इसमें भी भारत और रशिया साथ में जुड़ रहे हैं। संपर्क व परिवहन को बढ़ाने के लिए भी चेन्नई से व्लादिवोस्तोक तक पहुंचने के लिए ना, दक्षिण पूर्वी एशिया, साउथ ईस्ट एशिया से होते हुए एक अंतरराष्ट्रीय नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की भी बातचीत की जाती है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर की यहाँ पे बातचीत की जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, है ना? बुनियादी ढांचे जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर से है, उसको बढ़ाया जा सकता है। कार्गो परिवहन का समय व लागत कम की जा सकेगी, कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। अच्छा, जब कनेक्टिविटी बढ़ेगी, दूसरे को इंडिपेंडेंस मतलब इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे पे अंतरनिर्भरता बढ़ने वाली है। 22वें भारतीय रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन की कुछ मुख्य बातें। इसमें कुछ चीजें जो है आपको याद रखने योग्य हैं कि भारत जो है क्या करने वाला है कि अस्थायी सदस्यता प्राप्त करने की जो है ऑब्वियसली हमेशा रशिया जो है सराहना करता है, क्योंकि भारत जो है हमेशा नॉन परमानेंट मेंबर ही रहा है। कभी परमानेंट मेंबर P5 में तो हम अभी तक आए नहीं, पर जब जब हम नॉन परमानेंट मेंबर रहे हैं, हमने आतंकवाद रोधी कई प्रयास किए और रूस जो है इन प्रयासों की हमेशा सराहना करता आया है। और पता है आपको, यहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल में जो काम भारत प्रत्यक्ष तौर पे नहीं कर पाता, वो काम रूस जो है भारत के लिए अप्रत्यक्ष तौर से कर देता है। तो एक न्याय संगत वैश्विक विकास के लिए, सुरक्षा के लिए, बहुपक्षवाद को मजबूत करने के लिए, ब्रिक्स को और आगे बढ़ाने के लिए भारत और रशिया दोनों ही अपनी कटिबद्धता, तटस्थता और कमिटमेंट दर्शाते हैं। अब बात करते हैं, लंदन के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, IMO कहा जाता है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। 132वीं जो है यहाँ पे काउंसिल सेशन होती है लंदन के अंदर, और भारत की तरफ से भी जो प्रतिनिधि यहाँ पे शिरकत करने जाते हैं, ठीक है ना? TK रामचंद्रन जो हैं वो जलमार्ग मंत्रालय के सेक्रेटरी हैं, भारत सरकार की तरफ से प्रतिनिधि मंडल में ये लंदन जाते हैं और इस 132वें IMO परिषद के सत्र में भाग लेते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों ये बताया गया था कि भारत जो है IMO परिषद का मेंबर तो है ये, पर काफी नाविकों से जुड़े, क्योंकि अब मैरीटाइम डोमेन में बात करेंगे तो आप शिप और शिप के अंदर ऊपर रहने वाले नाविक, है ना, उनसे रिलेटेड ही तो मुद्दे उठाएंगे। तो यहाँ पे भी कई 300 के आसपास में भारतीय नाविकों के और लगभग 40-44 के आसपास जो एक्टिव इश्यूज है, उनका भी यहाँ पे जो है मुद्दों पर जोर दिया कि सर इन्हें हमें सॉल्व करना चाहिए। सबसे ज्यादा ध्यान निगरानी और प्रभावी उपायों पे दिया जा रहा है, ताकि IMO के अंतर्गत जो है हम क्या कर पाए, एक सतत समुद्री परिवहन जो है वह बेहतर कर पाए। सो नाविकों के मुद्दों को संबोधित करने के लिए हमारे पास में साउथ ईस्ट एशिया का क्या है,
सतत समुद्री परिवहन उत्कृष्टता केंद्र। तो उसके लिए अपने प्रस्तावों को भारत ने वापस दोहराया है कि सर कैसे हम इन इश्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। तो नाविकों के परित्याग से निपटने और कार्यबल के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए भारत अपनी प्रतिबद्धता दर्शाता है। और रेड सी है ना, अदन की खाड़ी है, यहाँ पे भी कई व्यापार व्यवधान संबंधी चिंताओं को भारत संबोधित करता है। कहता है समुद्री देखती थी कि कई घटनाएं हो रही और भारतीय नौसेना ने सफल हस्तक्षेप से जो है उसका जवाब भी दिया था। और इसी में यही चीज बताने की कोशिश की जा रही है कि सर कैसे हम बढ़ा सकते हैं, इसको घटा सकते हैं, चीजों को सुधार सकते हैं। 8 से लेकर के 12 जुलाई तक यह परिषद की जो है वैश्विक समुद्री सुरक्षा और नवाचार को लेकर के मीटिंग चल रही है। आईएमओ महत्वपूर्ण संस्थान है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, विशेष एजेंसी है संयुक्त राष्ट्र की, जो सिर्फ शिपिंग को रूल रेगुलेट करती है। किसको करती हैं? शिपिंग को रेगुलेट करती हैं। जो शिप्स हैं, जहाज हैं, है ना, जो टैंकर्स हैं, तेल का हो, सामान का हो, जो वस्तुएं एक देश से दूसरे देश, एक सागर से दूसरे सागर, महासागर से खाड़ी, कहीं भी आ रहे हैं जा रहे हैं, उनको किन रूल रेगुलेशंस के अनुसार क्रियान्वित किया जाएगा, यह आईएमओ तय करेगा। इसकी स्थापना वर्ष 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा में है दोस्तों, आपके पास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा सॉरी, इसका स्थापना जो है जेनेवा में जो है एक सम्मेलन के अंतर्गत हुई थी, पर इसका मुख्यालय वो लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। ठीक है। सो 1958 से ही जो है वो क्या है, अस्तित्व में आया था। तो शुरुआत में तो एक सम्मेलन के तौर पे समझौता था और 10 साल बाद 1948 में सम्मेलन हुआ, समझौता हुआ, और समझौते के 10 साल बाद 1958 में जो है यह अस्तित्व में आता है। तो समझौता कब हुआ? 1948। एंड व्हेन इट केम इनटू एग्जिस्टेंस 1958। मुख्यालय आज कहाँ है? लंदन यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है। भारत भी इसका सदस्य है और 175 देश इसके सदस्य हैं दोस्तों। इसके अलावा 3 सहयोगी सदस्य और भी हैं आपके पास में। भारत कब ऐड हुआ? 1958 में वो अस्तित्व में आया था। 1959 में 1959 में भारत ने भी इसमें अपना योगदान देना शुरू किया एज अ मेंबर। अब वित्तीय समावेशन सूचकांक, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। भाई सबसे पहले तो समावेशन होता क्या है या इंक्लूजन होता क्या है? जो अंतिम है पंक्ति में, जो पिछड़ा हुआ है, जो सबसे कमजोर है, जो संसाधनहीन है, उसे भी हमारी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में, उसे भी हमारी विकास के इस यात्रा में शामिल करना, ये है समावेशन का मतलब। वित्तीय समावेशन मतलब वित्तीय सेवाएं जो जा रही है, बैंकिंग सेवाएं जो जा रही है, इंश्योरेंस की सेवाएं जो जा रही है, और भी कई सारी जो सेवाएं जो डिजिटल पेमेंट को लेकर के आ रही है ना, इन सारी चीजों को क्या हम भारत के ग्रास रूट लेवल तक ले जा पाए हैं क्या? जो अंतिम है पंक्ति में, क्या वह व्यक्ति भी उन चीजों को लेकर के साक्षर है क्या? इतना वहां पे वित्तीय समावेशन सूचकांक आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है और ये बताता है कि काफी ग्रोथ है सारे सेगमेंट, सारे आयामों में जहां पे हम वित्तीय समावेशन देखना चाहते हैं। तो देश भर में वित्तीय समावेशन की सीमाओं को दर्शाने के लिए रिजर्व बैंक अपना एक एफआई इंडेक्स जारी करता है। एफआई इंडेक्स मार्च 2024 में आपके पास में है, ये बढ़कर के इस वर्ष 64.2 हो गया। सभी मापदंडों में यहाँ पे अच्छी खासी जो है वृद्धि दिखाई जा रही है। पिछली बार कितना था? मार्च 2023 में ये था 60.1 और इस बार यहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है ना। कंट्रीब्यूशन जो है आपके पास में अच्छे खासे डायमेंशंस फाइनेंशियल इंडेक्स में देखने को मिले हैं दोस्तों आपके पास में। अच्छा, यहाँ पे कौन कौन से क्षेत्र जैसे बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, डाक, पेंशन, ये सारे एरियाज हैं जहां पे सरकार और आरबीआई मिल करके फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर कार्य कर रही है। बेस ईयर कौन सा है? बेस ईयर लिया गया वर्ष 2021 को। उस वर्ष से अभी तक की परिस्थितियां कितनी बदली हैं, कितनी सुधरी हैं, उसी आधार पर इस बिंदुओं को 60 से 64 के आधार पे वृद्धि या घटोतरी दर्शाई जा सकती है। ठीक है। देश भर में वित्तीय समावेशन की सीमा को मापना यह कार्य है इसका, और 97 अलग अलग इसके संकेतक इंडिकेटर्स है जिसमें क्या सेवाएं होंगी, है ना, कौन सी आसानी से उनकी गुणवत्ताओं को शामिल किया जा रहा है। तो यहाँ पे वित्तीय सेवाएं कहाँ तक पहुंच पाई है भारत में, बैंकिंग, निवेश, बीमा, डाक, पेंशन इत्यादि, उनके आधार पे 2021 के संदर्भ से अभी तक उसको कैलकुलेट किया जाता है और फिर बताया जाता है कि हम भारत में यहाँ तक पहुंच पाए हैं, है ना। अच्छा, कोई भी घटक जो है अगर वो 35% तक पहुंच पाता है मतलब वो उपलब्ध है, ठीक है ना। अच्छा, उपयोग के आधार पर अगर देखा जाए आपके पास में यह आकलन करता है 45% तक वित्तीय सेवाओं का लगभग भारत में लोग 45% तक उपयोग करें। गुणवत्ता यहाँ पे भी बताया जाता है कि मूल्यांकन अगर हम करें प्रदान की गई इस वित्तीय सेवाओं का,
तो ग्राहक की संतुष्टि, कितने ग्राहक संतुष्ट हैं, कितने ग्राहकों को वित्तीय साक्षरता है, वित्तीय लेन-देन की सुरक्षा पर उनको जो है विचार विमर्श करना आता है ना? या फिर वो जानते हैं कि सर इसकी सिक्योरिटी कैसे एस्टैब्लिश की जा सकती है। तो काफ़ी सारे घटक सूचकांक जो हैं उनके मापदंड के आधार पे इसको कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पे ऑब्वियसली गोज़ विदाउट सेइंग लोगों की वित्तीय सेवाएँ देकर के हम उन्हें सशक्त बना रहे हैं। आप भारत के ओवरऑल एक समग्र आर्थिक विकास में और स्थिरता में भागीदार बन रहे हैं और इन्हीं माध्यम से जो हैं कई सामाजिक और आर्थिक समूहों के बीच में जो गैप हैं, जो अंतर हैं, उसे खाई को पाटने का काम कर रहे हैं। जो वंचित हैं, जो हाशिए पर हैं, जो पीड़ित समुदाय हैं, उन्हें वित्तीय सेवाएँ प्रदान करके हम एक सामाजिक समानता, सोशल इक्वालिटी जो है कहीं न कहीं एन्श्योर कर रहे हैं। अब एक मेरा प्रश्न है, इसका उत्तर आप देंगे मित्रों। वित्तीय समावेशन सूचकांक निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? वित्त मंत्रालय, आर्थिक निगम व विकास संगठन, विश्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। जल्दी से इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए होगा। और अगला मुख्य परीक्षा का प्रश्न है, जैसे हमने अभी आज जेल के कंटेक्स्ट में पढ़ा था, पर ये ओवरऑल कंटेक्स्ट में, कि जाति व्यवस्था नई पहचान के साथ सहयोगी रूप धारण कर ले रही है, इसीलिए भारत में जाति व्यवस्था को समाप्त नहीं किया जा सकता है। टिप्पणी कीजिए। सो आज की जो जाति व्यवस्थाएं हैं, आज की जो कास्ट और क्लास व्यवस्थाएं हैं, वो अपना कुछ नया रूप धारण कर ले रही है एंड हेंस ये जाति व्यवस्था एक नहीं तो दूसरे रूप में हमारे समाज में, कास्ट नहीं तो क्लास के रूप में हमारे समाज में आज भी विद्यमान है। और बताएंगे कैसे इस व्यवस्था को समाप्त किया जा सकता है भारत में। और कहाँ सबमिट करेंगे आंसर? जे सर यूपीएससी भी। इस टेलीग्राम हैंडल को ज्वाइन कर सकते हैं, जगदीश जांगड़ सर PW। यहाँ पे आपको क्लास की PDF भी मिल जाएगी। क्लास को अटेंड करने के लिए धन्यवाद। ये क्लास कैसी लगी आपको, और कंसिस्टेंट बने रहिएगा क्लास के साथ में। हर रोज क्लास सुबह 9, 10, 11 के बीच में अपलोड कर दी जाएगी आप लोगों के लिए। थैंक यू। जय हिंद, सर्वदा शक्तिशाली एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।